अस्सलाम वालेकुम जी, फयाज रामे आप लोगों से मुखातिब है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई केस के हवाले से, और वही हुआ जिसका डर था। आज सादुर रहमान की जमानत अदालत में लगी हुई थी और सादुर रहमान को अदालत में 14 दिन के जुडिशल रिमांड के बाद पेश भी किया गया था। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अदालत ने उनकी जमानत खारिज कर दी। इस फैसले की कानून की नजर में क्या अहमियत है, आगे सादुर रहमान की फैमिली क्या करने जा रही है, और लीगल टीम ने प्रोसिक्यूशन को कैसे नॉकआउट किया, और एनसीसीए की सरकारी वकील के पसीने कैसे छूटे, और अदालत में जज साहब का बदलता हुआ जेस्चर किस तरह से बदलता रहा, और किस तरह से अल्टीमेटली ये फैसला हुआ। आज अदालत में बेसिकली हुआ क्या, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। बहुत अहम वीडियो है। सबसे पहले तो सादुर रहमान को तकरीबन 1:30 बजे अदालत में पेश किया गया। उससे पहले उन्हें लाकर, जो टेम्परेरी प्रिजन अदालत में बनी होती है, एक जगह जहाँ पे जेल से लाकर कैदियों को रखा जाता है, उसे हम कहते हैं बख्शी खाना। ये एक आरजी किस्म की हवालात होती है जहाँ पे लोगों को रखा जाता है। वहां पे सादुर रहमान को तकरीबन 12 बजे कैंप जेल के जो एहलकार है वो ले आए थे। वहां पे फिर उनकी एंट्री वगैरह होती है, वहां इंचार्ज होता है। उसके बाद फिर अदालत में जब बेल की हियरिंग होती है, उसको तलब किया जाता है जुडिशल रिमांड के लिए। तो जैसे ही 12 बजे के करीब साथ को अदालत में वहां पे ले आए थे, उसके बाद तकरीबन कोई 1:45 जो रजाक साहब इंचार्ज हैं कोर्ट रूम के मामला को देखते हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, उनको अदालत ने हदायत की कि वो लेकर आए। तो फिर डक्की भाई को तकरीबन 1:45 बजे के करीब अदालत में पेश किया गया, जिस पर बेल आर्गूमेंट हुए। तकरीबन 1 घंटे तक के ये आर्गूमेंट रहे। जो उस्मान मुश्ताक साहब ने अदालत में आर्गूमेंट जो दिए, बहुत ही जबरदस्त किस्म के दलाइल, और मैं कहता हूँ कि किसी किस्म की कोई कानूनी प्रेसिडेंट रह नहीं गई जो उन्होंने अदालत के सामने न रखी हो। इसमें हाई कोर्ट के फैसले रखे गए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले रखे गए, बल्कि इंटरनेशनल प्रेसिडेंट भी अदालतों के सामने रखे गए। लेकिन उन तमाम चीजों के बावजूद बेल का डिसीजन अगेंस्ट लॉ, इसमें जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं किया गया, ऐसा डिसीजन। अच्छा, इसमें और चीज बड़ी इंटरेस्टेड है कि इसमें 2-3 दफा बड़ा जबरदस्त तरीके से जब ये बेल आर्गूमेंट हुए, लीगल टीम ने उनकी टीम को नॉकआउट किया। सबसे पहले जब इस बेल की बारी आई, तो जय साहब उस रिकॉर्ड को जो है वो जब पढ़ रहे थे, तो बेल के लिए जब बहस करने लगे, तो जो लीगल टीम थी जो एनसीसीए की कोशिश थी कि इसको लिंगर ऑन करें और कोई डेट ही पड़ जाए। तो उन्होंने जनाब कहा, सर 1 मिनट, हमारी जो प्रोसिक्यूशन की जो प्रोसिक्यूटर है वो इसको देखना चाहते हैं फाइल को। तो हमने कहा, भैया आपने तो सारा केस तैयार किया, आपको तैयारी की क्या जरूरत है, और अगर तैयारी करनी थी घर से कर करानी थी, अभी क्या तैयारी। यानी आओ जी, आधा घंटा वो फाइल को लेकर बैठे रहे, पूरा तकरीबन आधा पौना घंटा, उसमें से कुछ ना निकल सका। फिर उसके बाद उस्मान मुश्ताक साहब ने तकरीबन 1 घंटे का आर्गूमेंट डिलीवर किए, जिसमें उन्होंने बताया कि इस हवाले से कोई लॉ नहीं है, फॉर्जरी को एक्सप्लेन किया, सारे के सारे सेक्शन को एक्सप्लेन किया, और बताया कि कोई प्राइवेट कंप्लेनेंट नहीं है, किसी किस्म का कोई सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होता। वो सारे के सारी चीजें जो हमारे लीगल माइंड में होती हैं वो अदालत के सामने रखी। पीएसएल का जिक्र हुआ, अदर जो एप्लीकेशन यूज हो रही है उनके बारे में जिक्र हुआ। इसमें साद ने भी अपना मौकफ पेश किया कि उसने किसी किस्म की इस तरह का कोई लीगल एक्ट नहीं किया। अच्छा, इसमें एक और बड़ी चीज अहम है, आज सुबहान को भी पेश किया गया था, सुबहान जाहद को भी पेश किया गया था, जो मैनेजर है उसको बिलाखिरकार जुडिशल कर दिया गया 9 दिन के रिमांड के बाद। अच्छा, ये मैं थोड़ा इस पे बाद में आऊंगा कि उसमें भी बड़ा सरप्राइजिंग चीजें हैं। अभी साद की बेल के बारे में बात करते हैं। अच्छा, इसमें 2-3 पॉइंट्स के ऊपर ना बड़ा नॉकआउट किया लीगल टीम ने, उनकी टीम को, एनसीसीए की टीम को। उनकी वकला ने जब पॉइंट लिखे सारे, जब उनसे पूछा गया कि जनाब बताएं ये सेक्शन जो अट्रैक्ट होते हैं, तो उसने उन्होंने बड़ा फनी जुमला कहा, जी हमारे तो हम इसी तरह से एफआईआर देते हैं और इसी तरह से सेक्शन होते हैं। उनके पास कोई लीगल इस चीज का आंसर नहीं था। अच्छा, एक पॉइंट के ऊपर जाकर उन्होंने पूछा कि क्या आप मुझे बताएं कि ये जो एप्लीकेशन है ये पाकिस्तान में लीगल है या इलीगल, जिसका वो जवाब नहीं दे सकते, बल्कि उनके पसीने छूट गए। अच्छा, फिर जब ये उस्मान मुश्ताक साहब की बहस जब लीगल टीम की कंप्लीट हुई ना, तो प्रोसिक्यूशन ने कहा जनाब कि हम जाएं, मतलब हम कोई रिबटल दें या ना दें। वो तो उनके पास कोई कहने के लिए चीजें नहीं थी, और उन्होंने बच्चों की तरह, जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने बच्चों की तरह, जैसे 9th-10th क्लास का बच्चा होता है ना, ऐसे पेपर से पढ़ पढ़ के चीजें बताई, जो कि सारी की सारी रिलेवेंट चीजें थी, और बेल आर्गूमेंट के साथ उसका कोई ताल्लुक ही नहीं था। लेकिन फिर भी जज साहब के पास पावर है, जो भी कर रहे हैं फैसला ठीक है। मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक तो ये फिट केस फॉर द ग्रांट ऑफ बेल था। क्यों? पहला इसमें ये चीज है कि इसमें कमजोर एविडेंस है, कोई किसी किस्म का एविडेंस नहीं था, फर्दर प्रूफ का मैटर था, कोई रिकवरी नहीं थी। दूसरा ग्राउंड इसमें यह था कि सारे के सारे बेलेबल ऑफेंस थे। अच्छा, इसमें एक और चीज आज उस्मान मुश्ताक साहब ने प्रूव की, ये जो पीपीसी के सेक्शन लगे हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से सेक्शन लग जाए तो फिर पीपीसी के सेक्शन नहीं लगते।
इस पे हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, जस्टिस बाजवा साहब, उनकी जजमेंट मौजूद है। उन्होंने बल्कि वो प्रेसिडेंट के तौर पर अदालत के सामने रखी, तो उसमें भी अदालत ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हर जगह पे वो नॉकआउट हुए। एनी हाउ जज साहब ने फिर कहा कि हम थोड़ी देर में फैसला सुनाते हैं। 4 बजे तक हमने वेट किया, 4 बजे फिर जज साहब फैसला सुना के तो निकल गए। तो बात करने का मकसद है कि इस फैसले को, बहुत सारे कानूनी नज़ायर को इस फैसले में नजरअंदाज किया गया। मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये डिस्चार्जिंग का केस बनता था, लेकिन डिस्चार्ज की रिक्वेस्ट शुरू में टर्न डाउन कर दी गई। अब ये केस बनता था बेल का, तो बेल में कोई आर्गूमेंट उनके पास नहीं था, फिर भी बेल डिसमिस कर दी गई। तो हालांकि 4-5 स्टेजेस पे जाके प्रोसिक्यूशन जो है वो नॉकआउट हुई है। अच्छा, कंट्री हेड के हवाले से बड़ा मजा आया। कंट्री हेड के हवाले से जब हमने पूछा कि आपके पास कोई एग्रीमेंट है, कोई चीज है, तो उन्होंने कहा जी इस हवाले से कोई वो बात ही नहीं कर सके, कोई चीज वो सामने दे ही नहीं सके। और उन्होंने एक और बड़ी आज अजीब बात हुई, उन्होंने कहा जी सुभान को हमने इसलिए पकड़ा था मैनेजर को, वो डीलिंग करवाता था। कैसी बात है, कैसी मनगढ़ स्टोरी है ये। अच्छा, सारे के सारे सेक्शन पढ़ के सुनाए गए, कोई एक सेक्शन ट्रैक नहीं होता था। और जज साहब को भी इस बात का इल्म था कि ये बेल बनती है और दिस इज अ फिट केस फॉर द ग्रांट ऑफ बेल। लेकिन अल्लाह जानता है, हमने तो पहले भी कहा था पता नहीं दबाव जीतेगा या इंसाफ जीतेगा। लेकिन इस केस में एक बात तो क्लियर है, ऑनरेबल कोर्ट ने इसको जुडिशियल माइंड के साथ इस बेल को नहीं देखा। और अगर जुडिशियल माइंड के साथ देखा होता, जिस तरह के आर्गूमेंट्स हुए थे और जिस तरह से प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर सकी अपना केस, माजरत के साथ प्रोसिक्यूशन, एमसीसी की लीगल टीम एक भी पॉइंट अपना साबित नहीं कर सके। ना वो ये प्रूव कर सके वो कंट्री हेड है, और ना ये वो कर सके। अच्छा, इसमें एक और बड़ी अहम चीज सामने आई कि क्या प्रमोशन फॉर्जरी है। जब उनकी लीगल टीम से ये सवाल किया गया कि क्या प्रमोशन फॉर्जरी है, तो वो इस बात का जवाब ही नहीं दे सके। ठीक है, एलिगेशन प्रमोशन का आपने सेक्शन फॉर्जरी के लगाया हुए, फ्रॉड के लगाया हुए, और उसमें किसी शख्स का होना जरूरी है जिसके साथ फ्रॉड हो, वो कोई है कोई नहीं। एनी हाउ जी, ये सीधा सीधा ओपन एंड शट केस था, फिट केस फॉर द ग्रांट ऑफ बेल था। लेकिन इसको ऑनरेबल कोर्ट ने, क्योंकि हमारे जुडिशियल सिस्टम में ये सबसे छोटी अदालत है, तो मेरी तो ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जज इवन ही इज इन बाथरूम, जज तो जज होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन इस फैसले ने प्रूव किया कि वाकई ये जज तक छोटे ही प्रूव हुए जिन्होंने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं किया और इस बेल को डिसमिस किया। एनीहाउ, जितने भी लोग इस केस के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें ये कहूंगा कि मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ ऐसा फैसला आएगा, क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ पे यही एक तरह का प्रेसिडेंट है, हायर कोर्ट्स, एपेलेट कोर्ट्स अपना लीगल माइंड अप्लाई करती हैं और इस तरह की जमानतों को डिसाइड करती हैं। हमारे ऐसे जो कुछ कलीग हैं, जो हमारी ऑनरेबल जुडिशरी है, ये सीसीडी का और एनसीसीए का नाम सुन के ही काम जाते हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जजेस को अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है, ऑनरेबल जुडिशरी को बड़ी इज्जत दी है। तो बहरहाल अदालत का इख्तियार है, फैसले का इख्तियार है, जो भी फैसला करें। इसके कानूनी पहलुओं पे हम बात कर सकते हैं। कानूनी पहलुओं में इसमें यह भी है कि साथ हिस्ट्री शीटर नहीं था, प्रीवियस उसका कोई कंडक्ट नहीं था, ऑफेंसेस बेलेबल थे, ऑफेंसेस मेड आउट नहीं होते थे, कमजोर शहादतें थी, किसी किस्म की कोई रिकवरी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, किसी किसी का कोई फरार होने का, इश्तिहारी होने का कोई खतरा नहीं था, कोई भागने का कोई खतरा नहीं था। उसने अपना पासपोर्ट तक सरेंडर करने की अदालत में ऑफर कर दी, लेकिन उसके बावजूद मुझे नहीं समझ आई कि क्यों उनकी जो बेल है उसको डिनाई किया गया। एनीहाउ, जितने भी लोग इस केस के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि वो पॉजिटिव रहे, पूरी उम्मीद रहे। इंशाल्लाह हम इस बेल को एपेलेट फोरम पे चैलेंज करेंगे और इंशाल्लाह ये प्रूव करेंगे कि ये फैसला गलत था और इसको सेटिसाइड करवाएंगे और इंशाल्लाह साथ को रिहाई दिलाएंगे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।